हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोटैटो क्रॉप के बारे में। पोटैटो एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है। जैसे कि आप इसकी कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। पोटैटो में लगभग जो एनर्जी है वो 87 kcal पाई जाती है और ये अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, क्योंकि इसमें 13 मिलीग्राम विटामिन सी का कंटेंट पाया जाता है। प्रोटीन्स 1.87 ग्राम, फैट्स 0.1 ग्राम, फाइबर 1.8 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 20.13 ग्राम्स, कैल्शियम 5 मिलीग्राम। उसी के साथ ये एक अच्छा सोर्स है डिफरेंट विटामिन्स का, जैसे कि राइबोफ्लेविन 0.02 मिलीग्राम पाया जाता है पोटैटो में, थायमिन 0.16 मिलीग्राम, नायासिन 1.44 मिलीग्राम, आयरन 0.31 milligram, phosphorus 44 milligrams and the potassium is 379 milligrams. So it means कि इसमें जो वाटर का कॉम्पोजिशन है लगभग 77 ग्राम पाया जाता है और ये अच्छा सोर्स है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एज वेल एज विटामिन्स का। सो पोटैटो इज अ गुड प्रोटेक्टिव फूड। सो this is about the composition and the nutritional status of the potato. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटैटो के स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि जो पोटैटो है उसमें फ्लावर्स का जो कलर रहता है वो हल्का ब्लू कलर पाया जाता है, या आप कह सकते हैं हल्का पर्पलिश कलर। देन दीज आर द लीव्स ऑफ पोटैटो एंड लीव्स के बाद ट्रू सीड की बात करते हैं। ट्रू सीड जो कि फ्लावर्स जब पोटैटो में प्रोड्यूस होंगे उसके बाद ही ट्रू सीड की प्रोडक्शन होती है। देन यानी कि जिसे हम बोटेनिकली एक सीड कहेंगे, बोटेनिकल और वायबल सीड जिसे कहा जाता है, सो उसे हम ट्रू सीड का नाम भी दे सकते हैं। देन स्टोलोन्स, आगे आप एक टर्म पढ़ेंगे स्टोलोन, तो आपको माइंड में एक ध्यान रहना चाहिए कि स्टोलोन, इस पोर्शन को हम स्टोलोन कहेंगे। देन these are the stems of potato and these are the stem end. Then जो छोटे छोटे आप minute structures देख रहे हैं, these are the eyes and हल्की इस तरह के जो encircled structure हैं that are eyebrows and small outer layering पे जो potato के जो cells हैं उन्हें हम lenticels कहते हैं। Then this is the वास्ट रूट सिस्टम ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। पोटैटो का बोटेनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी एंड द जीनस इज सोलेनम विच कंप्राइजेज ऑफ राउंड अबाउट 8 कल्टिवेटेड स्पीशीज एंड 2000 वाइल्ड स्पीशीज। सो एक अच्छा और वाइड जेनरा है। देन सोलेनम में लगभग 235 स्पीशीज पाई जाती हैं जो ट्यूबराइज करती हैं, यानी कि ट्यूबर्स की फॉर्मेशन करती हैं। देन बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें, x = 12 और जो पोलॉइडी लेवल है वो 2x to 6x वेरी करता है। और मेजर स्पीशीज आप कह सकते हैं 3 हैं, ट्यूबरोसम एंड द स्पीशीज इज ट्यूबरोसम, सेकेंड वन इज एंडिजीनिया। नाउ अबाउट द यूजेस। पोटैटो एक एक्सीलेंट सोर्स है डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। इनफैक्ट ये लो फैट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, क्योंकि इसमें 22.6% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। पोटैटो को जनरली हम बॉइल्ड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे बॉइल्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है दैट मीन्स वी आर टेकिंग मच एंड मच मोर प्रोटीन्स एज कम्पेयर टू मेज। एंड जो कैल्शियम है वो भी लगभग ट्वाइस पाई जाती है than that of other crops. So potato represent an important source of energy, minerals, vitamins for the diet, and less than 50% of potatoes grown worldwide are consumed fresh, rest are processed. यानी कि जो पोटैटो है उसे हम प्रोसेस्ड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स और फूड इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म में। नाउ अबाउट द फीड ऑफ कैटल, यानी कि एक अच्छा सोर्स है पिग्स के लिए, चिकन्स के लिए, फॉर द कैटल्स के लिए फॉर फीड पर्पस, क्योंकि इसमें जो स्टार्च पाया जाता है उसे प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज में।
and potato can be canned, dehydrated and frozen, and also used on a small scale for the production of starch, alcohol, ethyl alcohol to be mixed with petrol. यानी कि इसका जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन है वो इंडस्ट्रीज़ में है, जैसे कि स्टार्च की प्रोडक्शन करने के लिए अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के लिए अलॉन्ग विद द पेट्रोल. देन पोटैटो के सीड ट्यूबर्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन क्रॉप और द नेक्स्ट पोटैटो क्रॉप. फ्रेश और कोल्ड पोटैटोज़ यानी कि कोल्ड स्टोरेज में जो पोटैटोज़ स्टोर किए जाते हैं वो जनरली वेजिटेबल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. एंड वेजिटेबल्स में डिफरेंट फॉर्म्स में पोटैटो का यूटिलाइजेशन रहती है. देन अबाउट द पोटैटो एंड इट्स यूजेस इन इंडिया, यानी कि पोटैटो में किस तरह से पोटैटो को किस तरह से इंडिया में यूज़ किया जाता है और कितना परसेंट जो है वो टोटल प्रोडक्शन का यूटिलाइज किया जाता है. तो सीड पर्पस की बात करते हैं तो ओनली 21% सीड प्रोडक्शन आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, प्रोसेस्ड फॉर्म में केवल 0.5% एंड एक्सपोर्ट के लिए 0.03% पोटैटो को यूज़ किया जाता है. और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रहते हैं मार्केटिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज के दौरान वो लगभग 17% पाए जाते हैं. और टेबल पर्पस के लिए लगभग 61.47% आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो को यूटिलाइज किया जाता है. देन अबाउट द अनदर फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन कि पोटैटो को कहाँ से और किस फॉर्म से लिया गया. पोटैटो जो है साउथ अमेरिका इंडियन हिल्स का नेटिव है, यानी कि सबसे पहले इस क्रॉप को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी. एंड बिसाइड व्हीट, मेज, राइस, पोटैटो जो है एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. पोटैटो एक एक्सेलेंट सोर्स है विटामिन सी का एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट. सो पोटैटो से हम स्कर्वी जैसी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं. देन वाई पोटैटो इज़ वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि पोटैटो को हम एक मेजर फूड क्रॉप क्यों कंसिडर करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल बिहेवियर की. पोटैटो एक हाईली न्यूट्रिशियस और रिच वेजिटेबल है क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और हाई क्वालिटी के डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं. सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि पोटैटो के ट्यूबर में कितना परसेंट क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं. तो आप राउंड अबाउट करके 80% वाटर, 20% कार्बोहाइड्रेट्स, ड्राई मैटर कंटेंट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, फैट्स, शुगर्स, इस तरह की बात करेंगे सेकेंड पॉइंट में. देन गुड सोर्स है विटामिन्स का, एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन बी और विटामिन सी पाया जाता है. देन पोटैटो का जो है एक न्यूट्रिशन का सोर्स है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी पाई जाती है. सो ये सीरियल्स को भी रिप्लेस करने में हेल्प करता है. देन इवोल्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड पोटैटो. तो कैसे इवॉल्व किया गया कल्टिवेटेड पोटैटो को. तो वाइल्ड स्पीशीज़ जो हैं वो आपकी 2 वाइल्ड स्पीशीज़ हैं. तो इन वाइल्ड स्पीशीज़ से कल्टिवेटेड स्पीशीज़ को ओरिजिनेट किया गया. सो दीज आर 4x एंड दीज आर 2x एंड अदर प्रोजेनेटर्स जो प्रेजेंट डे में हैं और जो कल्टिवेटेड पोटैटो को इवोल्यूएट करने में हेल्प करते हैं, दे आर फोरेजा एंड स्टेनोटोमम. नाउ अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो. पोटैटो एक डाइकॉट प्लांट है एंड इसमें फ्लावरिंग जो है कूल क्लाइमेट में पाई जाती है अंडर द लॉन्ग डे कंडीशंस. तो कंडीशंस की बात करेंगे तो लगभग ग्रेटर देन 15 आवर्स ऑफ लाइट. देन शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है. मैक्सिमम एरिया एल्यूवियल सॉइल्स में पाया जाता है पोटैटो के लिए और जो एल्यूवियल सॉइल की पीएच रहती है वो लगभग 5.5 to 7.5 पाई जाती है. देन टेम्परेचर की बात करेंगे कि ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है पोटैटो के क्रॉप के लिए, दैट इज़ 21 डिग्री सेल्सियस. समर क्रॉप इसे हम जनरली हिल्स में लेते हैं और विंटर क्रॉप को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में लिया जाता है. तो बेस्ट क्रॉप है और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है फॉर द ट्यूबराइजेशन पर्पस. देन मैक्सिमम
डे टेम्परेचर जो है लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्टिमम रहता है for the proper growth and development of potato crop. Then these are the various growth stages of potato. So you can see from the growth stage 1 to 5. 1 में sprouts की development होती है, then second stage vegetative growth, then next stage आती है tuber or set initiation, thereafter tuber bulking and maturation stage. स्प्राउट डेवलपमेंट यानी कि जो छोटी छोटी आइज रहती हैं उनमें से स्प्राउटिंग रहेगी, देन स्प्राउटिंग के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ की फॉर्मेशन होगी यानी कि स्टोलोन, स्टेम्स एंड देन लीव्स की फॉर्मेशन. देयर आफ्टर ट्यूबर सेट इनिशिएशन, ट्यूबर्स की छोटे छोटे माइन्यूट ट्यूबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. देन ट्यूबर बल्किंग, ट्यूबर बल्किंग यानी कि उसमें स्टार्च और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उसमें स्टोर्ड मात्रा में पाए जाएंगे वो उनकी वजह से ट्यूबर गेट बल्क इन साइज और इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी. देन इट विल गो फॉर द मैचुरेशन स्टेज. देन अबाउट द इम्पॉर्टेंस, इट्स अ इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ इंडियन रीजन क्योंकि सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, वार्म एरियाज में अच्छे से इस क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं. देन ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में सुटेबल रहती है कल्टिवेशन पर्पस के लिए. Thereafter जो सॉइल्स हैं वो एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं पोटैटो की क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए. और अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ सॉइल, प्लेंटी ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो. यानी कि पोटैटो की क्रॉप की जो ग्रोथ है और उसकी प्रोडक्शन है उसके लिए प्रॉपर सनलाइट और एक कंजीनियल एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है. जनरली हिल्स में यानी कि हाई हिल्स जो है एक फेवरेबल प्रोडक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक डिजीज़ फ्री ट्यूबर्स को प्रोड्यूस करने में और सीड पोटैटो को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपका जो डिजीज़ की प्रॉब्लम है वो कम पाई जाएगी. देन नेक्स्ट बात करते हैं, इट फिट्स वेल इन मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्योंकि इसमें फ्लैक्सिबिलिटी रहती है प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के लिए. देन यूजेस यू कैन सी एंड ऑल्सो आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस इन द लास्ट स्लाइड कि किस किस तरह से हम जो पोटैटो है उसे एज अ डाइटरी फूड कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं. स्टेपल फूड है, रॉ पोटैटो को कंज्यूम किया जा सकता है एंड वर्थ फीडिंग है ड्यूरिंग द एमरजेंसी इन आवर नेशन एंड गुड सोर्स है डिफरेंट मिनरल्स, वाइटामिन और प्रोटीन्स का. सो नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की. सबसे पहले क्लाइमेट, कूल सीजन की क्रॉप है तो इट मीन्स कि ये टॉलरेट कर सकती है मॉडरेट फ्रॉस्ट को. देन लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सॉइल का रहना चाहिए फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड देन यंग प्लांट्स ग्रोथ इज गुड एट 24 डिग्री सेल्सियस एंड जो ग्रोथ है उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री पाया जाता है. अगर नाइट का टेम्परेचर यानी कि रात में अगर टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स वहाँ ट्यूबराइजेशन की फॉर्मेशन नहीं होगी एंड ट्यूबर की फॉर्मेशन कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगी एट दिस टेम्परेचर 29 to 30 डिग्री सेल्सियस. सो मैक्सिमम और बेस्ट सूटेड टेम्परेचर है 21 to 20 डिग्री सेल्सियस. देन मैक्सिमम टेम्परेचर जो प्लांटिंग की जाती है हिल्स में उस दौरान टेम्परेचर जो है 20 से 22 डिग्री रहता है और मिनिमम टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए. तो इस तरह से टेम्परेचर की रेंज वेरिएट करती है फॉर डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस के लिए. एलुवियल सॉइल्स और क्ले लोम सॉइल्स में प्रॉपरली हम जो इसकी अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं या आप कह सकते हैं कमर्शियल लेवल पे पोटैटो को ग्रो किया जा सकता है. Then here are the varieties which are recommended for cultivation in Indian conditions. तो सबसे पहले अर्ली वेराइटीज़ जो कि लगभग 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती हैं और मेन सीजन की वेराइटीज़ यानी कि 90 से 95 डेज लेती हैं रेडी होने के लिए. सो अर्ली सीजन की वेराइटीज़ में आती हैं कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, जवाहर, लवेकर और सम लेट वेराइटीज़ आर
कुफरी जीवन, खाशीरागो, कुफरी नीलमणि एंड नवीन, कुफरी ज्योति मेन सीजन की वैरायटी है, कुफरी सतलुज, पुखराज, मेघा, कुफरी बादशाह, कुफरी आनंद, कुफरी बहार, कुफरी सदाबहार, कुफरी सिंधूरी एंड कुफरी लालिमा। इनको लर्न करने का एक इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है मेन सीजन की वैरायटी में जितने भी रेड कलर के जो नेम हैं यानी कि सिंदूरी, लालिमा और सतलुज एंड ज्योति, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। स्वर्णा एंड शेरपा, तो ये मेन सीजन की वैरायटीज़ कंसीडर रहेंगी। बाकी जो आपकी नॉर्मल जो नेमिंग से जो वैरायटीज़ हैं किसी के, जैसे कि अशोका, चंद्रमुखी, जवाहर, लावेकर, ये वैरायटीज़ जो है आपकी अर्ली सीजन की वैरायटीज़ हैं। देन प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए वैरायटीज़ हैं कुफरी चिपसोना 1, 2, कुफरी चिपसोना 3 एंड कुफरी हिमसोना। हिमाचल प्रदेश के कंडीशंस में कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी गिरिराज और कुफरी हिमसोना को कमर्शियल लेवल पे ग्रो किया जा सकता है। देन हाउ टू प्रिपेयर द सॉइल एंड हाउ टू गो फॉर द प्लांटिंग ऑफ दिस क्रॉप। तो सबसे पहले सॉइल को वेल पल्वराइज्ड किया जाए और प्रिपरेशन की जाए सॉइल की, सो दैट कि ट्यूबर्स की डेवलपमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। एंड देन फील्ड की प्रॉपर प्लोइंग लगभग 20 से 35 सेंटीमीटर तक। देयर आफ्टर जितने भी क्लॉड्स रहेंगे यानी कि जो पथरीली मिट्टी रहेगी उसे ब्रोक करना पड़ेगा। देन हॉट वेदर कल्टीवेशन में अगर बात करें तो प्लोइंग समर सीजन में की जाएगी। उसके बाद आप लैंड को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए सो दैट उसमें अगर कोई भी सॉइल बॉर्न पैथोजेंस हैं जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं हम। देन हाई हिल्स में 2 तरह की प्लोइंग को कंसिडर किया जाएगा विद बाउल्ड बोट प्लो, पहले स्नोफॉल से पहले, और जो दूसरी प्लोइंग रहेगी वो प्लांटिंग से पहले की जाएगी सो दैट एक प्रॉपर डिजायरेबल टिल्थ सॉइल को प्रोवाइड की जा सके। सो हियर यू कैन सी द प्लांटिंग सीजन्स of different regions along with their planting time and harvesting time. एक बार आप इस पूरे के पूरे चार्ट पे देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स में की जो हाई हिल्स हैं और वेरी हाई हिल्स, मिड हिल्स हैं, वहाँ पर कैसे इस क्रॉप को एज ए समर स्प्रिंग क्रॉप लिया जा सकता है। देन नॉर्थ सेंट्रल हाई हिल्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न के जो हाई हिल्स हैं जैसे कि शिलोंग हिल्स हैं, वहाँ पर भी इसे एज अ समर स्प्रिंग क्रॉप ग्रो किया जाता है। सो दीज आर द वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स एंड ड्यू टू विच दिस क्रॉप कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द summer, spring as well as in the winter crop. So these are the another conditions or another reasons where the crop can be easily grow in a different way, like the seasons may be early autumn, spring, winter. That means कि खरीफ और रबी सीजन की क्रॉप है, ये दोनों सीजन्स में easily grow की जा सकती है according to the climatic conditions. Then this is the sowing time in हिमाचल प्रदेश। लो हिल्स की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाएगा और जनवरी में से हार्वेस्ट कर सकते हैं। देन मिड हिल्स में सितंबर में ग्रो किया जाएगा एंड दिसंबर जनवरी में हार्वेस्टिंग। देन हाई हिल्स मार्च अप्रैल एंड अप्रैल टू मई में इजीली इस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जा सकता है। देन सीड प्रिपरेशन, जनरली हम इस क्रॉप को ट्यूबर्स के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं और ट्यूबर्स के ऊपर छोटी छोटी आइज रहती हैं जिनमें एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। अब जब हम इस क्रॉप को प्रोपोगेट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्यूबर्स की बात करेंगे। ट्यूबर्स में आइज रहेंगी, इट मीन्स सम ट्यूबर्स हैव डॉर्मेंसी, तो डॉर्मेंसी को भी ब्रेक किया जाता है सबसे पहले सीड की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि 8 से 10 वीक की डॉर्मेंसी होती है ट्यूबर्स को। तो इसीलिए जो डॉर्मेंसी जब इस क्रॉप की ओवर हो जाएगी तभी हम एक्सिलरी बर्ड्स से, यानी कि जो आइज रहेंगी, आइज के ऊपर जो एक्सिलरी बर्ड्स होंगी वहां से जर्मिनेशन को स्टार्ट कर पाएंगे, तभी स्प्राउटिंग होगी क्रॉप में और एक विगरस ग्रोथ जो है वो देखी जा सकती है। सो नेक्स्ट आता है कि हाउ टू ब्रेक द डॉर्मेंसी। तो आपके पास सीड भी है, ट्यूबर है और एक्सिलरी बर्ड्स हैं, तो डॉर्मेंसी को कैसे ब्रेक किया जाए अगर आपको अर्ली क्रॉप लेनी है, यानी कि इस 8 से 10 वीक के जो डॉर्मेंसी पीरियड है इसे ब्रेक करना है, तो थायो यूरिया को यूज कर सकते हैं।
along with this concentration for 1 to 1.5 hour. देन ट्यूबर्स को GA3 के सॉल्यूशन में भी 5 ppm सॉल्यूशन में 10 सेकेंड तक डिप कर सकते हैं, या फिर ट्यूबर्स की ट्रीटमेंट की जा सकती है कुछ सॉल्यूशन थायोयूरिया के साथ लगभग 1 घंटे के लिए, एंड देन फॉलोड बाय डिपिंग इन 2 ppm सॉल्यूशन ऑफ GA. इथाइलिन क्लोरहाइड्रिन को भी हम एज अ गैस ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पर प्रोसीजर बताए गए हैं कि किस किस वे में हम इन मेथड से जो है वो डोमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं. देन प्रिपरेशन ऑफ ट्यूबर्स फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज, यानी कि कोल्ड स्टोरेज से जब आप ट्यूबर्स को लेके आ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले वार्म अप करना पड़ेगा बिफोर सोइंग, सो दैट कि उनकी जो जर्मिनेशन है वो क्विकली हो जाए और स्प्राउटिंग जो है वो इजीली स्टार्ट हो. देन सीड रेट एंड स्पेसिंग. तो सीड रेट जो है लगभग 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर. प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए सीड साइज और स्पेसिंग का, जिसकी वजह से हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेम्स को गैदर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में. लगभग 40 to 50 ग्राम ट्यूबर्स क्रॉप को यानी कि प्रोपेगेट करने के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल है वो होना चाहिए, और उसका जो डायमीटर है 40 to 50 मिलीमीटर डायमीटर, और स्पेसिंग हम रखेंगे 45 by 60 to 20 to 25 सेंटीमीटर. देन अगर लार्ज साइज के ट्यूबर्स हैं तो उन्हें पीसेस में कट करेंगे. एटलीस्ट हर एक ट्यूबर के ऊपर 1 से 2 आई लोकेट हो, सो इस तरह से. देन स्पेशल केयर की जाएगी. ट्यूबर्स की कटिंग को हम जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं अगर हम सीड क्रॉप ले रहे हैं, क्योंकि इस कटिंग्स की वजह से वायरल डिजीजेस और कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस का ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केयर रखनी पड़ती है सो दैट कि इसके जो ट्यूबर की डिके को अवॉइड किया जा सके प्लांटेशन से पहले. इसीलिए हम जितने भी कटिंग से किए गए सीड ट्यूबर्स रहते हैं उन्हें ट्रीट करते हैं अलॉन्ग विद डायथीन Z78 बेविस्टीन के साथ, या फिर उनकी सुबराइजेशन की जाती है. सुबराइजेशन का मतलब है वी हैव टू प्रिवेंट द रॉटिंग ऑफ दैट कटेड सीडेड ट्यूबर्स. इसके लिए हम हील करेंगे कट ट्यूबर्स को लगभग 18 से 21 डिग्री सेल्सियस पे अलॉन्ग विद 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड फॉर 2 to 3 days. देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर द एग्लाल treatment for 5 to 10 minutes to control the scab diseases. Then the method of the planting, ridge method and furrow method. So most popular method है ridge और furrow method, यानी कि मैनुअली और मैकेनिकली हम दोनों मेथड से प्लांटिंग को कैरी आउट कर सकते हैं. फरो को जनरली हम ट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे और लगभग 2 से 4 रो मार्कर कम फर्टिलाइजर ड्रिल से करेंगे और उसमें हम फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करेंगे. देन वी विल गो फॉर द प्लांटिंग ऑफ द ट्यूबर्स. ट्यूबर्स को प्लांट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लांटेड कम रिजर से. देन फ्लैट सरफेस पे हम उसके बाद फिर से हम फ्लैट सरफेसेस पे भी सोइंग कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कंटेक्ट सीड ट्यूबर्स का फर्टिलाइजर्स के साथ अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे ट्यूबर्स में हो सकता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ ही हो और ट्यूबर की फॉर्मेशन ना हो. सो दिस इज़ अबाउट द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कि किस तरह से हम FIM नाइट्रोजन और P2O5 और K2O को सप्लाई करेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट रीजन्स में. देन कैसे नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग और अर्थिंग अप के टाइम प्रोवाइड किया जाता है. देन इंटरकल्चर एंड वीट कंट्रोल. मल्चिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जब भी हम बात करेंगे इंटरकल्चर ऑपरेशंस की. तो मल्चिंग की वजह से एक तो सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करके रख सकते हैं, दूसरा टेम्परेचर और क्विक जर्मिनेशन को इंड्यूस कर सकते हैं. तो मल्चिंग के लिए बेस्ट मटेरियल है पाइन नीडल्स, देन लीफ लिटर. देयर आफ्टर वीड्स को हम केमिकली और कल्चरल मेथड से भी कंट्रोल कर सकते हैं. वीडिंग कर सकते हैं, होइंग कर सकते हैं, अर्थिंग अप कर सकते हैं टू कंट्रोल द वीड्स. एंड वी कैन ऑल्सो गो फॉर द प्री एमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ फ्लूक्लोरालिन, यानी कि हम वीडीसाइड्स को जैसे कि फ्लूक्लोरालिन, पेंडिमेथिलिन जो कि प्री एमरजेंस वीडीसाइड्स हैं उन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं टू कंट्रोल द वीड. पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन हम पैराक्विट की कर सकते हैं. एट द डिफरेंट लीफ स्टेजेस पे भी हम इन वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज pre and post by using only the post emergence herbicides. Then irrigation,
यूनिफॉर्म जर्मिनेशन के लिए इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले हम इरिगेशन जो है स्टार्ट करेंगे प्लांटिंग से पहले, सेकेंड इरिगेशन करेंगे 1 हफ्ता बाद में, एंड देन लाइट और फ्रिक्वेंट इरिगेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। सो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप की 350 से लेके 500 मिलीमीटर। देन क्रिटिकल स्टेजेस यानी कि कब कब हमें इरिगेट करना है क्रॉप को, सबसे पहले स्टोलन फॉर्मेशन, देन ट्यूबर के इनिशिएशन और ट्यूबर डेवलपमेंट स्टेजेस पे हमें इरिगेट करना है। देन इरिगेशन को 10 दिन पहले स्टॉप करना है हार्वेस्टिंग से पहले, सो दैट कि फर्म ट्यूबर्स को ऑब्टेन किया जा सके। देन हार्वेस्टिंग, क्रॉप जब फुली मैच्योर हो जाए ओनली देन हम क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हॉर्म्स हैं वो येलो हो गए हैं और इजीली हम पुल आउट कर सकते हैं विद द स्किन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्यूबर। और हार्वेस्टिंग के टाइम फील्ड को हम ज़्यादा वेट नहीं होने देंगे, यानी कि इरिगेशन को स्टॉप कर देंगे जैसे कि मैंने बताया 10 दिन पहले। एंड देन ग्रेडिंग हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज और वेट ऑफ द ट्यूबर। सो ग्रेड ए में लार्ज साइज के ट्यूबर्स रहते हैं, ग्रेड बी में मीडियम, ग्रेड सी में स्मॉल ट्यूबर्स, और ट्यूबर का वेट रहेगा 75 ग्राम, लार्ज में 50 to 75 ग्राम, मीडियम केस पे एंड 50 ग्राम ट्यूबर्स का साइज रहेगा या लेस देन 50 ग्राम ग्रेड सी में। सो अबाउट द यील्ड, अर्ली वेराइटीज पे लगभग 200 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड पाई जाती है और लेट वेराइटीज में 300 क्विंटल्स पर हेक्टेयर यील्ड। देन पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग यानी कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग हम कैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग करेंगे। सो नियरली 20% जो टोटल प्रोडक्शन है आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन पोटैटो का, उसे हम एज अ प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं या फिर सीड स्टॉक के लिए। देन आफ्टर हार्वेस्टिंग हम ट्यूबर्स को एक कूल प्लेस में हीप बना के रखेंगे ढेर के फॉर्म में, और हम उसकी क्योरिंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले ड्राई करेंगे, देन क्योरिंग ऑफ स्किन लगभग 10 से 15 दिन में। देन हिल्स में ट्यूबर्स को हम जनरली वेंटिलेटेड रूम्स में रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग। आफ्टर ग्रेडिंग के बाद हम पोटैटो ट्यूबर्स को जब हमें नेक्स्ट क्रॉप लेनी है, नेक्स्ट ईयर की क्रॉप लेनी है, तो हमें 3% बोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ लगभग 30 मिनट तक उन ट्यूबर्स को पोटैटो ट्यूबर्स को ट्रीट करना पड़ेगा, सो दैट सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को स्टॉप किया जा सके, उनकी ग्रोथ को स्टॉप किया जा सके बिफोर स्टोरिंग द ट्यूबर्स इन द बैग्स। और प्लेन्स में हम जनरली ट्यूबर्स को ड्राई करेंगे, क्योरिंग और ग्रेडिंग करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। टेम्परेचर लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाएगा और 75 to 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो इस वे से हम जो वेट लॉस है ट्यूबर्स का उसे रिड्यूस कर सकते हैं, स्प्राउटिंग को चेक कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे, और रॉटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। देन मार्केटिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक हाई फ्लक्चुएशन देख सकते हैं प्राइसेस में और ऑफन क्लट सिचुएशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन को लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमें करना है पोटैटो को, तो सेमी पेरिशेबल और बल्की स्ट्रक्चर्स में हम करेंगे। देन ऑफन पोटैटोज रॉट ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी कि रॉटिंग की प्रॉब्लम हाई टेम्परेचर पे देखी जाती है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तो हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी से। देन मार्केट in the potato producing belts in North Indian plains are not properly integrated with major consumer markets of metropolitan cities, यानी कि नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में जो मार्केट है वो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के पास नहीं है, यानी कि जिन एरियाज़ में हम जिन बेल्ट्स में पोटैटो को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नियर बाय ऑफ दैट पर्टिकुलर मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के होने चाहिए, सो दैट एक प्रॉपर चेन ऑफ मार्केटिंग को एनहांस किया जा सके। देन दीज आर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ पोटैटो: चिप्स, फ्लेक्स, फ्रेंच फ्राइज, फिंगर चिप्स, ग्रेन्यूल्स, डिस्क्स, क्यूब्स, फ्लोर्स। इस फॉर्म में हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक हाई एनॉर्मस गेन ले रही है फॉर द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, सो अगर मार्केट में हमें क्लट को अवॉइड करना है तो हमें स्टोरेज इफेक्टिवली करनी पड़ेगी पोटैटो की, सो दैट उस पोटैटो को हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकें।
So this is about the agronomic practices of potato and that how to sow it, how to plant it, how to go for the planting, how to take the climatic conditions, that कि कोई particular climatic conditions अच्छी है पोटैटो की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए, कौन सी मैच्योरेशन स्टेजेस होती हैं, कैसे हम इसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमने पोटैटो से जितने भी क्रॉप के बारे में, कैसे उसकी कल्टीवेशन की जाए उसके बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, डिजीजेस की, इंसेक्ट पेस्ट की, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की सीड प्लॉट टेक्निक क्या है, देन ट्रू पोटैटो सीड क्या है, कि हाउ वी कैन गो फॉर द सीड प्लॉट टेक्निक, कैसे हम ट्रू पोटैटो सीड को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटैटो। थैंक यू एवरीवन।